ठीक, सेल का ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ से हम तार निकाले, तार निकालकर यहाँ हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, तार की लंबाई वगैरह देख रहे हैं, करंट तो धन प्लेट से ये करंट निकलेगी, इस बल्ब में जाएगी, ये बल्ब प्रकाशमान होगा और इस तरह से करंट अपने रीड प्लेट पर आ जाएगी। ठीक है, सत्यम देख रहे हैं, एडमिट हो जाइए जल्द से जल्द। ओके, तो यहाँ 1 मिनट, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धारा नियंत्रक रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेल है, ड्राई सेल, और इसे एक तार लगा हुआ है और इससे एक बल्ब हमने जोड़ दिया है यहाँ पर, और इस तरह से बल्ब प्रकाशित है। हम चाह रहे हैं कि धारा कम जाए, कम धारा के मान को हम कम करना चाहते हैं। तो हम कौन सा ऐसा इसमें उपाय लगा दें कि जो इसमें धारा बह रही है, इस बल्ब में जा रही है, उस धारा का मान कम हो जाए। क्या उपाय किया जाए? तो हमने पढ़ा था एक फार्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर R प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध का काम है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, और यदि हम धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर दें तो फिर धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे हम कम कर सकते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का होता है। ये तार जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ को तो हम बार बार बदल नहीं पाएंगे। चलिए, एल है, लंबाई है, ये तार की लंबाई है। ओके, और ए क्या है? तार की मोटाई है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो अगर हमने किसी तार से इसको संबंधित कर दिया है तो ये भी तो संभव नहीं है कि उस तार को हम मोटा कर दें या पतला कर दें। जैसे मान लीजिए हमें अधिक धारा की जरूरत है, अधिक, तो अधिक धारा के लिए प्रतिरोध कम होना चाहिए। प्रतिरोध कम तब होगा जबकि तार की मोटाई अधिक होगी। तो क्या ये संभव है कि कभी तार को हम मोटा कर दें, कभी तार को हम पतला कर दें? ये तो संभव नहीं है। अब आ जाइए, लंबाई की बात है। लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, जिससे लंबाई को हम बढ़ा दें तार के तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो फिर धारा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। तार जिस पदार्थ की बनी हुई है उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तार के मोटाई को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब एक रास्ता केवल बचता है कि अगर हम तार के लंबाई को बढ़ा दें तो फिर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो इस बल्ब में जो धारा जा रही है, धारा का मान कम हो जाएगा। तो तार की लंबाई को कैसे बढ़ाया जाए, आइए अब इस पर हम विचार करें। तो जैसे हम अपने पास कुछ तार रखे रहेंगे ना, अब यहाँ से कट कर देंगे, कट कर दिए, और एक अलग से हम तार रखे हुए हैं, तार का एक सिरा इसमें हम जोड़ दिए और दूसरा सिरा इसमें जोड़ दिए। ओके, तो पहले जो धारा यहीं से डायरेक्ट चली जा रही थी, अब धारा यहाँ से तो डायरेक्ट नहीं जाएगी। अब इस धारा को ये लंबाई तय करना पड़ेगा, ये दूरी तय करनी पड़ेगी, और जब दूरी ये तय होगी, मतलब लंबाई तो बढ़ गया, पहले तो लंबाई यहाँ से आया और ऐसे ही हो गया, और अब लंबाई कितनी हो गई? यहाँ से लंबाई अब देखिए कितनी होगी, इतनी लंबाई हो गई, तो प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ गया तो इसमें जो धारा जा रही थी वो कम हो गई, और जब धारा कम होगी तो बल्ब का प्रकाश कम हो जाएगा। बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा था अधिक, वह प्रकाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश कम हो जाएगा। तो यहाँ तो एक उपाय निकला सत्यम, एक उपाय तो यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, हमें इच्छा क्या कि नहीं प्रतिरोध को थोड़ा कम किया जाए, तो चलो भाई
छोटा तार लगा दिए, और कम किया जाए, और छोटा तार लगा दिए, और कम किया जाए, इसको भी हटा दीजिए, डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। यह एक उपाय है कि हम प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, और इसी उपाय पर वैज्ञानिकों ने सोचा और सोचकर एक उपकरण बनाया इसी सिद्धांत पर कि तार की लंबाई को बढ़ा दीजिए, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा कम हो जाएगी। तार की लंबाई को कम कर दीजिए, प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा अधिक हो जाएगी। इसी लंबाई को लेकर चर्चा चली, और जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने तार के लंबाई को एडजस्ट करके एक यंत्र दिया, जिस यंत्र का नाम है धारा नियंत्रक। सिद्धांत आप समझ चुके हैं, अब आइए धारा नियंत्रक हम समझें। ओके, तो इसके लिए एक लंबे तार की हमको जरूरत पड़ेगी, लंबा तार। बहुत ज़्यादा अगर प्रतिरोध हमें बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा लंबा तार हम चाहिए, और लंबा तार कहाँ पर हम रख सकते हैं, इसे तो रखने में बड़ी परेशानी होगी, तो उसको कहीं लपेट कर ही रखना पड़ेगा। कोई भी लंबी चीज़ देखिए, बाजार में धागा वगैरह बिकता है ना, डोरी वगैरह बिकती है, डोरी को कैसे रखते हैं, कहीं लपेट कर रखते हैं डोरी को, या धागे को कहीं लपेट कर रखा जाता है। तो लंबी कोई भी चीज़ हो उसको हम कहीं लपेट कर ही रखते हैं। तो हम यहाँ पर तार ले लेते हैं, नाइक्रोम का तार हम लेते हैं, नाइक्रोम, ठीक है, क्योंकि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लेकिन उसका ताप गुणांक कम होता है। तो नाइक्रोम का तार हम लेते हैं और उसको लपेट कर रखा जाता है। तो एक हम चीनी मिट्टी, पहले आइए चित्र हम समझते हैं। जैसे चीनी मिट्टी का एक बेलन हम ले लेते हैं लंबा सा, ये चीनी मिट्टी का बेलन है भाई, ठीक है। चीनी मिट्टी आपने देखा होगा, चीनी मिट्टी का बेलन है। चीनी मिट्टी का इसलिए लेते हैं कि वो एक इंसुलेटर है, चीनी मिट्टी बहुत अच्छा इंसुलेटर है। और इसके ऊपर हम नाइक्रोम का ऑक्सीकृत तार यहाँ पर हम लपेट देते हैं। ऑक्सीकृत क्यों करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, हालांकि थोड़ा जल्दीबाजी में हमको बनाना है, इसलिए मैं इतना दूरी पर तार को दिखला रहा हूँ। हालांकि ये तार बिल्कुल सटे होते हैं और बहुत पतले पतले ये तार होते हैं। नाइक्रोम के जितना ही तार पतला होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और हमारी यहाँ पर कोशिश तो यही है कि लंबा से लंबा तार लें और पतला से पतला तार लें, ताकि प्रतिरोध का मान ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त हो सके। तो ये चीनी मिट्टी के एक खोखले बेलन पर नाइक्रोम का ऑक्सीकृत तार यहाँ पर लपेट दिया गया है। हमने कहा ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम का तार होता है ये, ओके, नाइक्रोम। तो ऑक्सीडाइज्ड क्यों होता है? ऑक्सीडाइज जब होगा तो जैसे तार है और खुला तार है, प्लास्टिक कोटेड नहीं है, और दूसरा तार भी ऐसे लिपट कर आ रहे हैं तो इसी पर आ रहे हैं, दोनों तार सटे हुए होते हैं। तो जब ऑक्सीडाइज्ड कर दिया जाता है तार को, तो एक तार की धारा दूसरे में नहीं जाती, दूसरे तार की धारा पहले तार में नहीं आती। जैसे यहाँ पर बहुत से फेरे आप देख रहे हैं, तो इन फेरों की धाराएं ट्रांसफर कर सकती है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया जाता है, ताकि इसमें एक फेरे की धारा दूसरे फेरे में न जाए। नहीं तो एक दूसरे में ट्रांसफर होगा तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नाइक्रोम का तार जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो वह एक तरह से इंसुलेशन हो जाता है उसमें। मतलब इंसुलेशन इस प्रकार से होता है कि एक तार का धारा दूसरे तार में नहीं जा पाती, ठीक है। एक तरह से वो पृथकीकृत रहते हैं, तार सटे भी हुए हों तो एक दूसरे की धारा से उनका कोई मतलब नहीं होता है, ओके। अब आइए इसको आधार जैसा बना दिया जाएगा, फ्रेम ऐसे एक फ्रेम बना दिया जाएगा, तभी तो ये रहेगा ना। और यहाँ पर एक स्टैंड हम बना देंगे ताकि कहीं भी समतल पर इसको रखा जा सके, ओके। इधर भी हम उसी तरह से एक फ्रेम में डालकर और इस तरह से हम कर देते हैं, ताकि इस धारा नियंत्रक को किसी समतल पर आसानी से रखा जा सके, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जैसे ये तार जब हमने लपेटना शुरू किया था तो यहाँ पर एक पेंच होता है, तो तार का जो पहला सिरा है इस पेंच से कनेक्टेड होता है, इस पेंच का नाम हमने लिख दिया ए। जो दूसरा सिरा है, अंतिम सिरा तार का, ऐसे लपेटते हुए जाएंगे तो दूसरा सिरा यहाँ पर आएगा ना, तो उसको यहाँ पर एक पेंच से संबंधित कर देते हैं और इस पेंच का नाम होता है बी। एक काम हम और करते हैं, ये वाला भाग थोड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है, ठीक है, ये वाला भाग भी थोड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है और इसमें एक रॉड होता है, रॉड बिल्कुल समांतर, इस बेलन के बिल्कुल समांतर ये एक रॉड फिट होता है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर भी एक पेंच होता है, एक यहाँ पर भी पेंच होगा, इस पेंच का नाम हम सी लिख दिए और रॉड से यहाँ पर भी एक पेंच होगा जिसको हम डी लिख दिए। तो ये सी है और ये डी है, बीच में एक मोटा सा ये रॉड है जो बेलन के समांतर इसको रखा गया है। इस बेलन पर एक लगा होता है उपकरण जिसको हम कहते हैं बीसर्पी। बीसर्पी इसका नाम होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसका काम क्या होता है थोड़ा हम जान लें। जैसे देखिए ये जैसे मान लीजिए बेलन है, तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट उसको ऐसे पकड़े रहता है सख्ती के साथ, पूरा एक दाब के साथ इस तरह से पकड़ा रहता है। और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको हम आगे पीछे ऐसे या ऐसे हम खिसका सकते हैं, ओके। तो जो स्लाइडिंग है वही मैं अपने इस उंगलियों को बना दिया और ये बेलन है मान लीजिए, सब कीजिए, तो ऐसे ये पकड़े रहता है और इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, इसलिए कहा गया विसर्पी, मतलब आगे पीछे सरकने वाला, स्पर्शक, और इसको पकड़े हुए कांटेक्ट में रखे हुए हैं और एक दाब के साथ, क्योंकि जब दाब रहेगा, हमने पहले बताया एक तार में से दूसरे तार में करंट नहीं जा पाती है, लेकिन जब ये स्लाइडिंग कांटेक्ट जब एक दाब के साथ जब पकड़ेगा ना, तो किसी न किसी तार को ये टच करेगा, जिस तार को दाब के साथ टच करेगा उस तार की करंट इसमें चली जाती है। फिर से एक बार आप समझिए, यहाँ पर नाइक्रोम तार के बहुत सारे फेरे हैं, फेरों में एक दूसरे में करंट ट्रांसफर नहीं होती है, करंट पास नहीं करती है। ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, इसका नाम एस रख दिया क्योंकि स्लाइडिंग है, सरकने वाला है। यह तार को नाइक्रोम का जो तार लिपटा हुआ है उस पर ये एक दाब के साथ पकड़े रहता है। दाब के साथ पकड़ने के कारण क्या होता है कि जिस तार को ये टच करता है उस तार का करंट इसमें फ्लो हो जाती है, ठीक है। इस बात को समझना था, ओके। तो इसी का नाम है धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रण का काम कैसे करता है क्रियाविधि अब हम लोग को समझना है। तो ये धातु की छड़ है भाई, ये क्या हो गया, ये एक छड़ है लेकिन धातु की छड़ होनी चाहिए, मतलब चालक होनी चाहिए। ये नाम अगर हमने लिख दिया है हर चीज स्पष्ट है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे परिपथ, परिपथ जैसे एकदम सिंपल परिपथ हम ऐसे बना रहे हैं, व्यवहारिक परिपथ, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये माइनस है। तो कोई भी परिपथ हो उसमें से दो तार तो निकले, दो तार। एक जो तार है, एक तार को आप इन दोनों में से एक तार को जो परिपथ से आ रही है, एक तार को आप ए अथवा बी से जोड़ देंगे, ओके। ऐसा नहीं कि दोनों तार को लाए, एक को ए से जोड़ दिया एक को बी से जोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। इन दोनों तार में से जो परिपथ से आ रहे हैं, एक तार को ए से जोड़िए या आपकी मर्जी बी से भी आप जोड़ सकते हैं। दूसरा जो तार है उसको हमेशा सी से जोड़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए इस तार को, एक तार को हम ऐसे लाए और ऐसे सी से जोड़ दिए और एक तार को हम इस तरह से लाए और ए से जोड़ दिए, ओके। अब क्या होगा, किस तरह से धारा बढ़ेगी
या कम होगी, किस तरह से प्रतिरोध को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आइए इसको हम समझें। तो देखिए धारा यहाँ से चली, ओके, धारा यहाँ से चली, ठीक है, बल में जा रही है, फिर यहाँ आ गई। अब दूसरा देखिए, यह जो है तार इस तरह से गया और सी को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसको रखा गया है। अब देखिए ए से लेकर, ए से ये है इस तरह से आ गया, सी करें ऐसे आया, ठीक है, ए अथवा बी से इसको हम जोड़ेंगे। चलिए इसी चित्र को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, मतलब थोड़ा सा छोटा करके सरल करके हम इसी चित्र को बना रहे हैं, तो वहां से बात और अच्छा से आप समझ पाएंगे। कनेक्शन हम इसी तरह से करते हैं, परिपथ से जो तार आता है उसमें से एक तार ए से जोड़िए या बी से जोड़ दीजिए, दूसरे तार को हमेशा सी से जोड़िए। ये कनेक्शन आप समझ रहे हैं। अब इसी चित्र को हम थोड़ा छोटे रूप में देखेंगे, तो धारा नियंत्रक का सिम्बलाइज चित्र हम बनाएंगे। जैसे ये जो तार है, ये तार की लंबाई क्या कर रही है, प्रतिरोध के मान को बढ़ा रही है। तो इस चित्र को हम ऐसे दिखलाएंगे, ऐसे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये इस भाग के लिए ये चित्र हमने खींचा है, ठीक। अब जो रॉड देख रहे हैं, रॉड के लिए ये चित्र है। ये जो रॉड है इसको हम इस तरह से बनाएंगे, और ये जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इसको पकड़े हुए है, यहाँ पर एक तीर के द्वारा इसको हम दिखला देंगे। ये एस हो गया, ठीक है, ये सी है, ये डी है, और ये ए हो गया और ये बी हो गया। देखिए इतना बड़ा चित्र तो हम बार बार नहीं बनाएंगे, तो इसका एक सिंपल जो चित्र है वो यह है, सिंबलाइज कर दिया गया है। इसमें यह जो ए बी देख रहे हैं, ये पूरी ये तार की लंबाई होगी ए बी, ठीक है, और सी डी आप देख रहे हैं रॉड है, और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट यहाँ पर है एस, जहाँ पर यह स्पर्श कर रहा है उस बिंदु का नाम लिख देंगे एक्स, जहाँ ये छू रहा है, ओके। तो इसी का सिम्बलाइज ये चित्र हो गया, इसको आप समझ रहे हैं। अब आइए इसको परिपथ में किस तरह से हम जोड़ते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करें। परिपथ, तो एक अच्छा चित्र हम यहाँ बना रहे हैं, इसका बड़ा सा। तो अब इतना ही चित्र हम बना देंगे तो आप जानिए कि ये क्या है, ये सीधी हो गया, ठीक, और ये ए बी हो गया, ओके, और ये हो गया एस, कहीं भी ये खिसक कर रह सकता है, और यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है। ये जो चित्र बना है यही चित्र है धारा नियंत्रक का, जो अभी हमने बड़ा सा चित्र बनाया था। अब इसको परिपथ से जोड़ना है। परिपथ से दो तार तो आएगी, दो तार में से एक तार को हम सी से जोड़ देते हैं। याद रखिए ये परिपथ से आने वाला तार है, एक तार को हमने सी से जोड़ दिया है, और दूसरा जो तार है उसको हमने ए से जोड़ दिया। एक तो ये हो सकता है कनेक्शन। अगर इस तरह से हमने कनेक्शन किया है तो क्या होगा, क्या देखिए, जैसे परिपथ है, परिपथ से धारा इस तरह से आ रही है, धारा आ रही है, ओके, बात को समझिए। वो धारा इसमें चली गई, इतने लंबाई में गई, फिर वो धारा यहाँ आ जाती है, और यहाँ आकर फिर ये धारा ऐसे परिपथ को चली जाती है। तो इस धारा नियंत्रक को परिपथ में अगर हमने शामिल किया है तो उससे हमको लाभ क्या मिल रहा है, कि जो तार की इतनी लंबाई है, जो एकदम ऐसे ऐसे लिपटा हुआ था ना नाइक्रोम का तार, इतनी लंबाई, तार की इतनी लंबाई परिपथ में शामिल हो गई। परिपथ में शामिल हो गई तो इसने परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया, ओके। और आइए हम चाहते हैं कि परिपथ का प्रतिरोध अभी जितना है इससे कुछ कम हो जाए, तो हमें एस को किधर खिसकाना होगा, एस को इधर खिसकाएंगे या एस को इधर खिसकाएंगे,
एस को बाईं तरफ खिसकाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि परिपथ से ये तार आ रहा है और इस तरह से होके फिर ये करंट चला जाएगा, तो इतना ही उसमें शामिल हुआ। तो जैसे जैसे एस को बाईं ओर खिसकाएंगे वैसे वैसे परिपथ में धारा नियंत्रक के कारण जो एक लंबाई शामिल हो रही है, तार की लंबाई, नाइक्रोम के तार की लंबाई जो शामिल हो रही है परिपथ में, वह लंबाई कम होती जा रही है। और इधर लाइए, इतना ही शामिल हुआ। दाहिने तरफ ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेकर चले गए तो भाई इतना तार शामिल हो गया। तो इस तरह से एस को बाईं ओर खिसकाएंगे तो परिपथ में शामिल प्रतिरोध के तार, परिपथ में शामिल धारा नियंत्रक के तार नाइक्रोम की लंबाई कम होती जाएगी, तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। और यदि लंबाई ये बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। ये सिद्धांत है यहाँ पर। लेकिन हमने आपसे ये बात कहा कि आप चाहें तो परिपथ से जो तार आ रहा है उस तार को चाहे तो आप ए से जोड़ दीजिए अथवा बी से जोड़ दीजिए। तो इस चित्र में हमने दिखलाया कि परिपथ से आने वाले तार को ए से हमने जोड़ा था, लेकिन अगर परिपथ से आने वाले तार को अगर हम बी से जोड़ दें तब क्या होगा? और सी से तो हर हाल में सी से तो जोड़ना ही है। अगर हम इससे जोड़ दिए, बी से जोड़ दिए, तब क्या होगा? इस बात को समझें और किधर स्लाइडिंग कांटेक्ट को खिसकाएंगे तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा या कम होगा, यह हम समझेंगे। तो चलिए देखिए, परिपथ से एक जो तार आ रहा है वो तो सीधे सी को कनेक्ट कर रहा है, तो सी से कनेक्शन यहाँ पर हुआ, धारा इस तरह से आएगी, अब इसमें चली जाएगी और इस तरह से फिर इधर निकल जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ यहाँ एक्स बी, यह जो लंबाई है धारा नियंत्रक के तार की, वो परिपथ में शामिल हो गई। इस स्थिति में अगर आप एस को बाईं ओर खिसकाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब इतना उसमें शामिल हो गया, बाईं ओर जैसे जैसे आएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ने लगेगा। दाईं ओर का अगर आप जाते हैं, इधर जाते हैं, तो भाई अब तो केवल इतना ही हिस्सा शामिल हो रहा है, इतना हिस्सा, तो प्रतिरोध कम होने लगेगा। तो ये सिद्धांत है और ये क्रिया विधि है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध के मान को कम या अधिक हम कर सकते हैं। तो जो धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक का उपयोग हम दो रूप में करते हैं, धारा नियंत्रक के रूप में और विभव विभाजक के रूप में। तो पहला जो हमारा यूज था वो तो हमने बताया कि धारा नियंत्रक के रूप में। ओके, भाई नाम तो इसका धारा नियंत्रक है और धारा नियंत्रण का काम हमने किया, तब हम कहते हैं कि धारा नियंत्रक के रूप में। अब इसमें थोड़ी सी असमंजस होती है, जैसे यहाँ पर इस उपकरण का नाम कुछ दूसरा रखता है ना। अब मान लो एक हम दूसरा नाम रख दिए ABCD, है, इस उपकरण का नाम हमने रख दिया ABCD, है, तो हम कहते हैं कि ABCD धारा नियंत्रक के रूप में, ABCD विभव विभाजक के रूप में, ऐसा हम कहते हैं तो आपको बात थोड़ा अस्पष्ट समझ में आ जाती है। लेकिन इस यंत्र का नाम रख दिया धारा नियंत्रक, तो यहाँ पर नाम जब हम पढ़ते हैं धारा नियंत्रक तो हमें यही लगता है कि भाई ये तो धारा को नियंत्रण करने वाली तो यंत्र है ही है, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि धारा नियंत्रक के रूप में? क्योंकि इस उपकरण के द्वारा हम धारा नियंत्रण का भी काम करते हैं और इस उपकरण से हम किसी बैटरी का या किसी सेल का विभव भी हम चेंज कर देते हैं, विभव विभाजन के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं। इसलिए इसका एक और नाम होता है धारा नियंत्रक विभव विभाजक के रूप में। अब जैसे भाई मान लीजिए हम लोग आदमी है ना, जैसे हम आदमी तो कहा जाता है भाई आदमी हो, आदमी जैसा व्यवहार करो, जानवर की तरह क्यों व्यवहार करो? हाँ, जानवर की तरह व्यवहार मत कीजिए, आदमी हो, आदमी की तरह व्यवहार करो। तो आदमी की तरह भी व्यवहार करता है और आदमी जानवर की तरह भी व्यवहार करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से आप समझिए कि धारा नियंत्रक जो है धारा नियंत्रक के रूप में तो काम करेगा ही,
लेकिन धारा नियंत्रक विभव विभाजक के रूप में भी काम करता है। तो धारा नियंत्रक के रूप में हमने आपको बता दिया कि किस तरह से कनेक्शन करते हैं और कैसे धारा के मान को कम या अधिक किया जा सकता है, प्रतिरोध के मान को कम या अधिक करके। अब आइए हम विभव विभाजक के रूप में इसको समझना चाहते हैं कि धारा नियंत्रक विभव विभाजक के रूप में कैसे काम करता है। तो विभव विभाजक के रूप में धारा नियंत्रक किस तरह से काम करता है, इस बात को हम समझना चाहते हैं। तो आइए धारा नियंत्रक विभव विभाजक के रूप में, विभव विभाजक के रूप में, और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि विभव को विभाजन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। विभाजक के रूप में, ओके। तो विभव का विभाजन क्यों करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की है और हमारे पास एक बल्ब है, लेकिन वो 6 वोल्ट का बल्ब है और बल्ब हमको जलाना है। तो अब हम 12 वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट का बल्ब नहीं जला पाएंगे, इसलिए अब जरूरी है कि 12 वोल्ट की तो बैटरी है, लेकिन ये 6 वोल्ट हम कैसे निकालेंगे ना, यहाँ पर आवश्यकता पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर विभव विभाजक की आवश्यकता होती है। तो आइए इसको हम समझ लें, क्योंकि यहाँ पर टाइम आउट का सिग्नल दिखला रहा है, इस बीच में इसको हम समझ लें। तो ये था हमारा धारा नियंत्रक, जो कि अब ये विभव विभाजक के रूप में कार्य करेगा। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसके ऊपर एक रॉड लगा हुआ था जिसको हम सीडी कहते हैं, और यहाँ पर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था एस एक्स, इस तरह से था। अब आइए, ये जैसे सेल है या बैटरी है ना, जैसे मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव होगा और दूसरा सिरा निगेटिव होगा। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक। तो इसके एक सिरे को ए से जोड़ दीजिए और दूसरे सिरे को बी से जोड़ दीजिए। क्लियर, बिल्कुल कनेक्शन एकदम आप समझ जाइए। जो धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक में 2 पेच हैं, ए और बी। तो बिल्कुल जो बैटरी है उसमें 2 ध्रुव तो होंगे ही, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। निश्चित रूप से ये दोनों ध्रुव होंगे। तो धन से आने वाले तार को आप ए से जोड़ दीजिए, ऋण से आने वाले तार को आप बी से जोड़ दीजिए। मतलब यहां से जो 2 पॉइंट निकल रहे हैं, दोनों पॉइंट को ए और बी से आप जोड़ दीजिए, ओके। अब इसके बाद आता है परिपथ। तो परिपथ को तो यही ऊर्जा दे रहा है ना, बैटरी। तो परिपथ के लिए चलिए, ये प्लस निकला और यहां से निकला 2 तार, ये कहाँ जा रहे हैं, परिपथ को जा रहे हैं। परिपथ को ये दोनों तार जा रहे हैं। तो परिपथ में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये परिपथ में एक बल्ब को जलाएगा। चलिए, एक बल्ब है, तो धन से ये करंट निकला, इस तरह से गया और फिर बल्ब में गया और फिर बल्ब से आते हुए फिर अपने ऋण पर आ गया, ओके। 12 वोल्ट की बैटरी है और ये है 6 वोल्ट का। क्या होगा, इसको तो 12 वोल्ट मिलेगा तो बल्ब क्या होगा, फट जाएगा। बल्ब फट जाएगा भाई, रहेगा नहीं। अब हम चाहते हैं कि बल्ब फटे नहीं, बल्ब में 6 वोल्ट करंट जाए। तो अब हम करेंगे क्या, इस परिपथ को कहीं से तोड़ देंगे। कहीं से हमने तोड़ दिया, ठीक है। परिपथ से आने वाले एक तार को तो सी से जोड़ेंगे, पहले से हम याद कर रखे हैं। परिपथ से आने वाले तार को, एक तार को हम सी से जोड़ देते हैं। दूसरे तार को ए से जोड़िए या बी से जोड़िए, आपकी मर्जी। तो चलिए, बी नजदीक है, बी से हमने जोड़ दिया। अब वोल्ट कितना हो जाएगा, ये भी हम मान लें। ये जो स्लाइडिंग है ना, ये बिल्कुल बीच में है। वो जो बेलन था जिस पर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ है, ठीक उसके बीच में है, ऐसा मान लीजिए। तो अब ये बल्ब कितना वोल्ट पाएगा, आइए देखा जाए। तो इस तरह से आया, इसमें चला गया, ठीक है। इसके बाद फिर इस तरह से बी हो गया और ऐसे घूमते हुए से, तो अब इसमें जा रहा है। तो यहां पर हाफ जो ये है, यही शामिल होगा। देखिए, यहां पर एक बात समझिए,
थोड़ा दूसरे चित्र में आप जान लीजिए, वहाँ कई तार हो गए हैं तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है। जैसे प्लस है या माइनस है और ये ठीक है, ए और बी है, ए और बी है, तो ए को हमने इससे जोड़ा है और बी को इससे जोड़ा है, ये 12 वोल्ट का है। अब देखिए, अब यदि बिल्कुल बीच में रहेगा, ठीक है, बी से कनेक्टेड नहीं है, परिपथ का जो तार है, परिपथ से जो तार आ रहा है, एक बी से जुड़ा हुआ है, इस बी से जुड़ा हुआ है, और एक सी से जुड़ा हुआ है, सी का मतलब सी यहाँ पर है, तो एक सी से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए, इतना हिस्सा, ये पूरा जो ए से बी तक की लंबाई है ना, इसको वोल्ट में बांट देते हैं। ये 12 वोल्ट की हो गई है। क्यों 12 वोल्ट की हो गई? क्योंकि बैटरी तो 12 वोल्ट का है, और बैटरी के धन सिरे को इससे हमने जोड़ा है, बैटरी के ऋण सिरे को यहाँ से जोड़ा, तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये पूरा 12 वोल्ट इसमें सेटअप हो गया, 12 वोल्ट सेट हो गया है इसमें। अब जो बाह्य परिपथ का कनेक्शन है वो कैसे है? बाह्य परिपथ का जो कनेक्शन है, इस तरह से करंट आया, इसमें गया और फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर ऐसे चला गया परिपथ। तो केवल इतना वोल्ट परिपथ में जाएगा। ये चूंकि बिल्कुल बीच में है तो आधा वोल्ट परिपथ में जाएगा, यानी कि 12 का आधा 6 वोल्ट परिपथ में जाएगा। एक बात और यहाँ पर स्पष्ट रूप से जान लीजिए, थोड़ा इसमें हम समझ रहे हैं कि आपको परेशानी हो रहा होगा। तो देखिए, यही है परिपथ, ठीक है। जब आप ए से जोड़ेंगे इसको और इसको बी से जोड़ेंगे तो पूरा ये 12 वोल्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पूरी लंबाई के अगर आधे पर एस होता है स्लाइडिंग कांटेक्ट, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इस पूरे लंबाई को 4 हिस्सा में बांट दीजिए, 4 हिस्सा में बांट दीजिए। अगर स्लाइडिंग कांटेक्ट यहां पर है और अगर यह शामिल है परिपथ में, तो वोल्ट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 12 है तो इसे मान लीजिए कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 3 इस तरह से हो गया, 3 चौका 12। अगर यहाँ पर स्लाइडिंग कांटेक्ट होगा तो 3 वोल्ट होगा, यहाँ पर होगा 6 वोल्ट होगा, यहाँ पर होगा 9 वोल्ट होगा। इस तरह से और भी इसकी नंबरिंग करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से 12 तक चलिए, 1 2 3 और यहाँ 12 तक। अगर स्लाइडिंग कांटेक्ट यहाँ पर है 2 पर तो 2 वोल्ट होगा, 3 पर है 3 वोल्ट होगा, यहाँ होगा 12 वोल्ट होगा। अब बात आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इस तरह से हम विभव विभाजक के रूप में धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। तो आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।